कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए बेटा, आज हम लेसन जो क्लास हमारी 12th है उसमें हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोलॉजी में हम यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीवों में जनन, उसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। जीवों में जनन से क्या मतलब है कि इस लेसन के अंतर्गत हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे किस तरीके से जीव जनन करता है और जनन के द्वारा अपने समान संतति का निर्माण करता है, उस बारे में हम इस लेसन में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है जीवन अवधि। अब देखिए बेटा, जीवन अवधि से क्या मतलब है। जीवन अवधि से मतलब होता है कि किसी भी जीव ने जन्म लिया, अब जन्म होने के पश्चात उसकी जो मृत्यु तक का समय, यानी कि उसके जन्म लेने से और मृत्यु तक के बीच का जो समय है वो क्या कहलाती है, जीवन अवधि। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव में जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि। कि भाई ये तो है नहीं कि भाई आपने सुसाइड कर ली बीच में, तो सुसाइड कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वहां पर आपकी जीवन लीला क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है जब तक हम जीवन है, जब तक हमारी उपापचय क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं, तो वो जो समय यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, जीवन अवधि। इसके बाद हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वो है आज का जनन। तो जनन के बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, जनन से क्या मतलब है कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान, आप किसी भी जीव को देख लीजिए, जैसे कि हम आसपास में हम कहीं पर देखते हैं तो हमारे आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, जंतु देखते हैं। अब पेड़ पौधों में जैसे कि आम है, पीपल है, नीम है, बरगद है, अगर हम उनके छोटे पौधे को देखें तो हम छोटे छोटे पौधों को देख करके ही बता सकते हैं कि भाई ये जो पौधा है ये फला पेड़ का है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पौधा उपजा है भूमि से तो वो बिल्कुल हूबहू अपने मार्त पादप के क्या है, समान है। उसके जो दिखने वाले जो लक्षण है, कायिक लक्षण है, वो बिल्कुल किसके समान है, अपने जनक के समान है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब देखिए बेटा, जो जनन है, जब कोई भी जीव जनन करेगा तो संतति का क्या होगा, निर्माण होगा। और जब संतति होगी तो फिर उसकी वंश में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब वंश में वृद्धि होगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके क्या बना रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जनन के द्वारा किसी भी जीव के वंश में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसी वृद्धि के फलस्वरूप उस जीव का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बना रहता है, अस्तित्व बना हुआ रहता है। लेकिन जब जनन होगा तो जो संतति है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जनक के समान हो। तो ऐसी स्थिति में जो संतति है उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, जनन क्रिया के द्वारा। तो जनन क्या हुआ कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी वंश वृद्धि करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा जीवों में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं। अब हम जनन के प्रकार देखते हैं बेटा। तो जो जीवों में जो जनन है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। मुख्यतः कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। पहला जो जनन है वो है अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अब देखिए बेटा, जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन हमेशा निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। जितने भी निम्न श्रेणी के जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो शैवाल हो, तो इनके अंदर जो जनन पाया जाएगा वो कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम है, तो इनके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। लेकिन उच्च श्रेणी में अगर हम बात करें कि भाई अलैंगिक जनन क्या उच्च श्रेणी के जीवों में भी पाया जाता है क्या, तो उच्च श्रेणी में केवल पौधों के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन का भी एक प्रकार पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो उस कायिक प्रवर्धन है ये किस में पाया जा रहा है, उच्च श्रेणी के जीवों में किस में पाया जा रहा है, पौधों में। अब कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन होता है कि पौधे के किसी कायिक भाग से अपने समान ही नए पौधे का निर्माण करने ना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही बरसात का मौसम आता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे गुलाब है तो इनकी कलम को काट लेते हैं और उस कलम को भूमि के अंदर क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। कुछ समय में हम देखते हैं कि जो हमने कलम लगाई थी किसी भी शाखा से या तना है या फिर ब्रायोफिल्लम है, उसकी पत्तियों से हम देखते हैं, तो इन पौधों में क्या हुआ कि जो अपने तना या जो पत्ती या जो मूल भूमि के अंदर रोपित करी थी उससे ही नए पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और जो नया पौधा बना है वो बिल्कुल किसके समान बना है, जनक पादप के समान। तो उच्च
श्रेणी में केवल अलैंगिक जनन किसमें पाया जा रहा है? पौधों में पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? निम्न श्रेणी के जीवों में। अब देखिए बेटा, अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। उसमें केवल कितने जनकों की आवश्यकता होती है? एक की। ये नहीं कि भाई नर अलग होना चाहिए, मादा अलग होना चाहिए, केवल कितने जनकों की आवश्यकता है? एक जनक की। इसके अलावा इस प्रक्रिया में ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही उन युग्मकों का संलयन होता है। यानी कि जब एक जनक है तो एक जनक के अंदर ना तो इस प्रक्रिया के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? युग्मकों की। अब युग्मक कौन कहलाते हैं? जैसे कि शुक्राणु है, अंडाणु है। तो इस तरीके के किसी भी या तो युग्मकों की आवश्यकता होती है और ना ही युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह जनन जिसमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। मुख्य बात यही है बेटा इसमें कि इसमें कितने जनकों की आवश्यकता है? केवल एक जनक की। और इसमें ना तो किसका निर्माण हो रहा है? युग्मकों का, और ना ही युग्मकों का क्या हो रहा है? यहाँ पर संलयन हो रहा है। अब बेटा जो संतति बनेगी, ऐसी स्थिति में जो संतति बनती है बिल्कुल हूबहूब मार्त पादप के या मार्त जनक के क्या होती है? समान होती है। तो ऐसी स्थिति में जो संतति है वो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। संतति क्या कहलाएगी बेटा? क्लोन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, माना कि हमने एक अमीबा को लिया, जनक अमीबा है। अब इस जनक अमीबा में क्या हुआ? विखंडन हुआ। यहाँ से हमने इसको दो भागों में बांट दिया। अब जब दो भागों में बांटा तो हमको यहाँ पर दो संतति अमीबा क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो ये दोनों जो संतति अमीबा है बिल्कुल इस जनक के क्या होंगे? समान होंगे, और इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लोन। इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन क्या होता है कि वह जनन जिसमें कि युग्मकों का निर्माण व युग्मकों का संलयन होता है। भाई यहाँ पर तो हमने कहा कि ना तो युग्मकों का निर्माण होगा, ना युग्मकों का संलयन होगा, और जनक भी कितने की आवश्यकता है? हमको केवल एक की। लेकिन लैंगिक जनन में बिल्कुल इसका विपरीत है। इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और युग्मकों का क्या होता है? संलयन भी होता है, और दो विपरीत जनकों की क्या होती है? आवश्यकता। विपरीत क्या है कि एक तो नर होगा और दूसरा मादा होगा। एक के अंदर मादा लैंगिक अंग होगा और दूसरे के अंदर नर लैंगिक अंग होगा। तो वह जनन जिसमें कि युग्मकों का निर्माण व युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर केवल कितने जनक की आवश्यकता थी? एक की। अब दो विपरीत जनक कौन से हो गए? जैसे देखिए बेटा, एक जनक हो गया हमारे पास में, एक जनक नर है और दूसरा जनक कौन सा है? मादा। दूसरा जनक कौन सा हो गया? मादा। अब देखिए बेटा, नर के अंदर जो युग्मक बनेगा उसको हम क्या कह रहे हैं? शुक्राणु। क्या कह रहे हैं इसको? शुक्राणु। और मादा के अंदर जो युग्मक बना उसको हम क्या कह रहे हैं? अंडाणु। उसको हम क्या कह रहे हैं? अंडाणु। अब देखिए, जो शुक्राणु और अंडाणु है, ये मैंने आपको जब 11th पढ़ाई थी वहां पर भी बताया था कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, लेकिन द्विगुणित होती है। लेकिन केवल युग्मक ही एक ऐसी कोशिका है जो हमेशा कैसी रहती है? अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित। तो जो नर है, अब नर के अंदर कितने गुणसूत्र थे? 46 गुणसूत्र। मादा के अंदर कितने गुणसूत्र थे? 46। लेकिन जब नर में युग्मकों का निर्माण हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ, तो यहाँ आधे गुणसूत्र आ गए। यानी कि शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र आए? 23। अंडाणु के अंदर कितने गुणसूत्र आए? 23। यानी कि बताओ कैसे हो गए ये? अगुणित। कैसे हो गए ये? अगुणित। और जब इन शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन होगा तो फिर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा, और जिसको हम क्या कह रहे हैं? युग्मनज। क्या कह रहे हैं बेटा इसको? युग्मनज। तो अगर हम कहें कि भाई हमारे शरीर की सबसे पहली ऐसी कौन सी कोशिका थी जिसके द्वारा कि हमारे शरीर का निर्माण हुआ था, क्योंकि हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। तो हमारे शरीर में भी तो हमारे शरीर की जो सबसे प्रथम जो द्विकोश की अवस्था बनी है वो कौन सी बनी है? युग्मनज। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी है? यहाँ पर युग्मनज। अब इस युग्मनज में लगातार कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होने से 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अब तो इस तरीके से लगातार कोशिका बनती जाएंगी, और उन कोशिकाओं के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है। अब देखिए शरीर की क्या हो रही है? वहां पे वृद्धि।
और फिर इनके विभाजन के फलस्वरूप हमारे जीव का क्या हो जाएगा, संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कौन सी होती है, कौन सी होती है यहाँ पे, कोशिका। और हमारे शरीर की कोशिका कौन सी है यहाँ पर, युग्मनज। अब देखिए बेटा, जो लैंगिक जनन है उसके द्वारा जीवों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हुई भाई, हमारे शरीर में जो आनुवांशिक लक्षण है उनका निर्धारण कौन करता है, डीएनए। आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन। डीएनए पर क्या लगे होते हैं, जीन। तो हमारे शरीर में हाथ कितना लंबा होना है, पैर कितना लंबा होना है, आंखें कितनी छोटी या मोटी होनी है, तो हमारे शरीर का जो भी संरचना बनेगी, बनावट जो बनेगी, वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट होती है, डीएनए के ऊपर। अब यहाँ पर जब नर के अंदर जब गुणसूत्र आए, 46 गुणसूत्रों में जब यहाँ नर से 23 गुणसूत्र आए शुक्राणु में, अब गुणसूत्रों पर क्या लगे हुए, डीएनए। तो यहाँ पर जो 23 गुणसूत्र आए और मादा से क्या है, 23 गुणसूत्र। तो बताइए विपरीत गुणसूत्र आ रहे हैं ना, क्योंकि किसी भी जीव का डीएनए हूबहू बिल्कुल समान नहीं होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र आए, यहाँ से 23 गुणसूत्र आए। तो इन 23 गुणसूत्रों के फलस्वरूप जो युग्मनज बना वो वापिस हमने कैसा बना दिया, द्विगुणित, अर्थात इसमें गुणसूत्र कितने हो गए, 46। तो इस कारण से इस युग्मनज में दो अलग अलग विपरीत जनकों के गुणसूत्र होने के कारण जो संतति बनेगी उसके अंदर क्या उत्पन्न होंगी, विभिन्नताएं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो भैया ये विभिन्नताएं हैं वो केवल किसके लिए आ रही है, लैंगिक जनन से, यानी कि ऐसी संतति जो कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, उसमें तो क्या उत्पन्न होंगी, विभिन्नताएं। जैसे हम देखते हैं हमारा जो जन्म है वो हमारे माता और पिता से हुआ है, तो क्या हम बिल्कुल हमारे माता पिता के समान हैं क्या? अगर माता पिता से 4 संतान उत्पन्न हुई है तो आप देखते हो, अगर आप 4 भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो, कोई भी XYZ, तो ऐसी स्थिति में हम अपने भाई बहन जो होते हैं वो भी हूबहू बिल्कुल एक समान नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि जो गुणसूत्र आए हैं वो 2 अलग अलग जनकों से आते हैं, तो उनके अंदर जीनों का जो क्रम होता है वो पर्टिकुलर एक समान संतति के अंदर नहीं आता, बल्कि कुछ उलटफेर हो जाती है। तो इसके कारण ही संतति में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, अब आप कहोगे मैडम यहाँ पर भी तो विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो जनक था इसके अंदर केंद्रक था, और केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए, और उस डीएनए पर क्या लगा हुआ है, गुणसूत्र। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो डीएनए है जब इस जनक के अंदर विखंडन होगा, द्विविखंडन हो सकता है, बहुविखंडन हो सकता है, खंडन हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसका जो डीएनए है, माना कि ये मुख्य डीएनए था, तो जब विभाजन, साइटोप्लाज्म का जब विभाजन होगा तो एक गुणसूत्र से इसका जो डीएनए है वो क्या करेगा, अपनी प्रतिकृति बना लेगा, और एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। तो ऐसी स्थिति में जब विखंडन होगा, यानी कि जब साइटोप्लाज्म का, पहले साइटोप्लाज्म के उसमें विखंडन हुआ, अब किसका विखंडन कर रहे हैं, हम केंद्रक का विखंडन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब एक से जब 2 कोशिकाएं बनेंगी तो दोनों में अलग अलग डीएनए क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि ये वाला डीएनए तो इसके अंदर चला गया, ये वाला डीएनए इसके अंदर चला गया। लेकिन भैया डीएनए की प्रतिकृति तो बनी है, एक डीएनए से 2 डीएनए तो बने, और दोनों डीएनए बने वो बिल्कुल कैसे है, समान है। तो जो संतति बनेगी वो भी बिल्कुल कैसी होगी, जनक के समान। तो हम कह सकते हैं कि भाई अलैंगिक जनन में तो क्लोन का निर्माण होता है, और जबकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति बनती है उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं।